काश सास होती। अरे यार, मेरी सास ने मुझे परेशान कर दिया है। ये सास नाम की बला ना होती ना तो सब कितना अच्छा होता। ऐसे ऐसे तो कई डायलॉग आपने हर बहू के मुंह से सुने ही होंगे, पर सभी बहुओं की ऐसी किस्मत कहाँ हो पाती है। किसी के सर पर ननद नाम की तलवार झूलती रहती है, तो किसी के सिर के ऊपर उसकी सास नाचती रहती है, तो किसी के घर में ये दोनों बलाएं जीना मुश्किल कर देती हैं। जब तक कुंडली में कोई बड़ा योग ना बने तब तक ऐसा घर मिलना तो मुश्किल ही लगता है जहां सास ना हो। पर कुछ इसी तरह का ससुराल मिलने वाला है नैना को। नैना की शादी की उम्र हो चुकी थी, जिस कारण उसकी कुंडली में विवाह योग देखने के लिए उसकी माँ सावित्री घर पर पंडित जी को बुलाती है और नैना की कुंडली उन्हें दिखलाती है, जिसे देखते ही पंडित जी कहते हैं, विवाह का प्रबल योग बन रहा है सावित्री जी। अब तो समझिए किसी भी दिन बिटिया विदा हो जाएगी। आप तो तैयारी में लग जाइए बस। पर कैसा ससुराल मिलेगा मेरी बेटी को पंडित जी? कुंडली देखकर ये भी पता चलता है क्या? लड़की की कुंडली तो इतनी साफ सुथरी है कि पूछिए मत। ससुराल में लड़कियों की संख्या बहुत कम होने वाली है। सास का घर तो खाली बैठा है, तो सास तो होगी ही नहीं। सास नहीं होगी तब और क्या चाहिए नैना? बेचारी मेरी नैना हमेशा से ही ये सास नाम के डायन से बड़ा डरती थी। अब नहीं मिलेगी तुझे सास। खुश? चलो अच्छा है, भगवान करे ऐसा ही घर मिल जाए तुझे। और ऐसा रिश्ता खुद चलकर नैना के दरवाजे पर आ जाता है। दोपहर के वक्त कमलेश जी सावित्री जी के घर पहुंच जाते हैं। माफ कीजिएगा सावित्री जी, बिन बताए पहुंच गया। वो क्या है ना, इसी वक्त मैं दुकान से घर खाना खाने जाता हूँ, तो सोचा अभी आपसे मिलता जाऊँ। फिर रात को थकावट से आया नहीं जाता। कोई आपत्ति तो नहीं है ना आपको? नहीं नहीं, ऐसे तो इन मामलों में लोग खबर करके ही पहुंचते हैं, पर कोई बात नहीं। वैसे आपकी मिसेस नहीं आई साथ में? हमारी मिसेस तो मेरे दोनों बेटों को जन्म देने के बाद ही चल बसी थी। मैंने ही किसी तरह दोनों को पाला है। इन दोनों का बाप भी मैं हूँ और माँ भी। अभी कुछ साल पहले ही बड़े बेटे की शादी की है, उसकी 8 साल की बेटी भी है। घर में एक बहू, एक पोती और हम 3 बाप बेटे। धन संपत्ति की तो कोई दिक्कत नहीं है। अग्रवाल बिल्डर्स का नाम तो सुना ही होगा आपने। अग्रवाल ट्रेडर्स, अग्रवाल प्रिंटिंग प्रेस सब हमारी हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिलहाल नैना के पापा भी घर पर नहीं है, वो आते हैं तो फिर हम मुलाकात करने की तारीख निकलवाते हैं। तब तक आप अपने बेटे की कुंडली मुझे देते जाइए। देखिए, मैं तो ये सब नहीं मानता। अब घर में इसकी माँ होती तो कुंडली मिलवाती। हम मर्दों को इन चीज़ों से फर्क ही नहीं पड़ता। सुशील के घर आया रिश्ता हूबहू वैसा ही था जैसा पंडित जी ने बताया था, और नैना को भी ऐसा ही ससुराल चाहिए था, जहां ना ननद हो ना सास। तो फिर सावित्री जी कैसे इस रिश्ते के लिए मना करती? सावित्री जी कमलेश जी से मिलने की एक तारीख निकलवाती है और दोनों परिवार एक साथ एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। शादी की बात लगभग पक्की होने वाली थी, तभी नैना की होने वाली जिठानी मीना उसे इशारा कर टॉयलेट की तरफ बुलाती है। कि भाभी मुझे इशारा क्यों कर रही है? लगता है कोई बात है। नैना वॉशरूम जाती है, जहां मीना उससे कहती है, तुम्हें इस बारे में तो पता है ना कि हमारे घर में कोई सास नहीं है। कहीं इन लोगों ने तुमसे ये बात छुपाई तो नहीं है ना? नहीं भाभी, क्यों छुपाएंगे? मुझे पता है मेरी कोई सास नहीं है और कोई ननद भी नहीं है। तुम एक ऐसे घर में शादी करके आने वाली हो जहां औरतें रही ही नहीं है। इस घर के लड़कों को औरतों के साथ रहना आता ही नहीं है, सभी अपनी मर्जी से रहता है। हाँ भाभी, मुझे पता है, और मुझे ना इस बात से कोई तकलीफ नहीं है। मीना नैना को काफी समझाने की कोशिश करती है, पर नैना उसकी बात नहीं समझती और दोनों परिवारों का रिश्ता जुड़ जाता है। नैना और सुशील की शादी की तारीख निकल जाती है, पर मंडप पर जाने से पहले नैना मीना से हुई बातचीत के बारे में अपनी माँ को बताती है। मम्मी, भाभी कह रही थी कि तुम्हें ऐसे घर में क्यों आना है जहाँ कोई औरत ही नहीं है। जल्दबाजी में हमने कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया ना? हे भगवान, ये जिठानियाँ ना कभी नहीं सुधर सकती। तेरी कुंडली से सास हटाई तो ये जिठानी नाम की डायन आकर बैठ गई। वो तो यही चाहती है कि उसका एक छत्र साम्राज्य रहे, जो रहे सब उसका ही रहे। कौन सी जिठानी चाहती है कि उसके देवर की शादी हो जाए? सारी संपत्ति की मालकिन वो अकेले बनना चाहती है। उसका सुनना छोड़ और आराम से स्टेज पर जाकर बैठ जा बेटा। नैना स्टेज पर चली जाती है और रस्में शुरू हो जाती है वरमाला। पहले लड़का वरमाला पहनाता है कि लड़की?
अब मुझे क्या पता, मैं भी तुम्हारी तरफ पहली बार ही शादी कर रहा हूँ। लो भाई, दूल्हा दुल्हन को ये भी नहीं पता कि पहले कौन वरमाला पहनाता है। अरे कोई बड़ी औरत है क्या घर में जो रस्में संभाले? लोगों को सास नहीं चाहिए घर में। अब देख लो जब सास नहीं होती तो क्या होता है। मीना तुम स्टेज पर जाओ यार, यहाँ लोग मजाक उड़ा रहे हैं। और इसी तरह जैसे तैसे वरमाला की रस्म पूरी होती है और दूल्हा दुल्हन फेरे पर बैठ जाते हैं। लड़के के परिवार वालों को लड़की को जो भी चढ़ाना है यहाँ सभी के सामने, लड़की के सामने रख दे। माफ कीजिएगा पंडित जी, ऐसा तो कोई इंतजाम हमने किया नहीं। तूने कुछ किया है क्या इंतजाम शैलेश? हमें तो इस बात का आइडिया ही नहीं था पंडित जी। अच्छा, मैं नैना के नंबर पर गूगल पे कर देता हूँ। कितना भेजना है आंटी जी, आप ही बता दीजिए। मैं लड़की के पक्ष से हूँ बेटा, मैं कैसे बता सकती हूँ कि आप उसे क्या चढ़ाएंगे क्या नहीं। आपको जो समझ में आए अपनी योग्यता अनुसार चढ़ा दीजिए। वैसे कम से कम आपको डायमंड की फुल सेट तो चढ़ानी चाहिए थी। पहली शादी देख रहे भाई, जिसमें दुल्हन को गहने भी नहीं चढ़े। अरे सगुण के नाम का एक चैन तो खरीद लेना चाहिए था। तेरी भी तो शादी हुई थी शैलेश, क्या तुझे भी नहीं पता? तो मेरे ससुराल वालों ने मुझे कौन से गहने चढ़ाए थे आंटी जी? लगता है आप भूल गई, ये हाफ पैंट में शादी करने आ गए थे। आज तो फिर भी कोट पैंट पहन कर आए। एक शादी का एक्सपीरियंस का यही तो नतीजा है। सभी के बीच नैना और उसके ससुराल वाले मजाक का पात्र बन जाते हैं, पर शादी तो होनी ही थी। हल्दी चढ़ी हुई लड़की कभी बिना विदा हुए रुकी है क्या? और इसी तरह नैना विदा होकर कमलेश के घर की बहू बन जाती है। नैना सुशील के साथ अपने ससुराल की चौखट पर पहुंचती है, पर वहां गृह प्रवेश के लिए कोई नहीं था। यहाँ क्या खड़ी हो, चलो अंदर चलो, मुझे नींद आ रही है। बिना गृह प्रवेश की रस्म के मैं अंदर कैसे चली जाऊं सुशील जी? और कुछ देर बाद एक थाली में एक दिया लिए मीना रिंकू के साथ वहां आती है। नहीं चाची आ गई, नहीं चाची आ गई। माफ कीजिएगा देवर देवरानी जी, अब मुझे शादी की रस्में भी देखनी थी और यहाँ कोई सास तो है नहीं जो हमारे पीछे से बहू के स्वागत की तैयारी करके रखे। और ऊपर से ये रिंकू है कि मान ही नहीं रही, परेशान करके रख दिया इसने मुझे। गृह प्रवेश के नाम पर मीना नए विवाहित जोड़े की आरती उतारकर उन्हें अंदर बुला लेती है। नैना को लगा था कि रात में उसके ससुराल में न जाने कितने सारे फंक्शंस होंगे, पर जिस घर में हमेशा से लड़के ही रहे हो वहाँ कैसे फंक्शंस और कौन ही करे? वहाँ तो काम बिखरा हुआ रहता है, बस काम। नैना जैसे ही अपने कमरे में जाती है, वो क्या देखती है? कपबोर्ड के सारे कपड़े बिस्तर पर फैले हुए हैं। ड्रेसिंग टेबल पर परफ्यूम की जगह दर्जनों चाय के कप रखे हुए हैं और न जाने कितने पुराने, जिनको वहां से उठाकर धोने में भी नहीं डाला गया था। बाप रे बाप, कितनी गंदगी मचा रखी है। और ये तो आती ही सो गए। मैं चेंज कर लेती हूँ। नैना जैसे ही बाथरूम में जाती है तो वो धड़ाम से फिसल कर फर्श पर गिर जाती है। गिरती भी कैसे ना, फर्श पर साबुन के मोटे मोटे लेयर्स जो जमा हो चुके थे। ये बाथरूम कितने सालों से नहीं धुला है, और ऐसे बाथरूम में सुशील जी नहाते कैसे हैं? ओ गॉड, इस आदमी को तो जरा भी हाइजीन मेंटेन करना नहीं आता। बेचारी नैना अपनी शादी की पहली रात अपनी कमर और पैरों में ऑइंटमेंट लगाकर बिताती है। अगली सुबह 9 बज गए। ओ गॉड, हाँ मैं तो भूल ही गई थी, यहाँ कोई सास ही नहीं है जो मुझे देर से उठने के लिए 2 बातें सुनाएगी। चलो ये तो बढ़िया है। अब जाकर किचन की हालत देखती हूँ, फिर अपनी पहली रसोई बनाकर अच्छी खासी मोटी रकम भी तो कमानी है मुझे। नैना तैयार होकर हॉल में जाती है और देखती है कि रिंकी स्कूल जा चुकी है। सुशील और शैलेश काम पर निकल रहे हैं। मीना किचन में काम कर रही है और कमलेश जी खाकर उठ रहे हैं। रुकिए पापा जी, मैं कुछ बना देती हूँ ना, पहली रसोई है आज मेरी। ये सब तेरी सास होती तो होता, पर अब तेरा इतना ही मन है तो टेबल से बिस्किट ला कर दे दे मुझे, वही तेरी पहली रसोई समझ कर खा लूंगा। नैना बिस्किट लाकर कमलेश को पकड़ा देती है और कमलेश बिस्किट खाकर दुकान के लिए निकल जाता है। ये क्या, ना कोई शगुन ना कुछ मेरी मुंह दिखाई के लिए दिया। तुम अब भी उम्मीद लगाकर बैठी हो कि तुम्हारी मुंह दिखाई होगी। जिन लोगों को ये भी नहीं पता कि उनकी शर्ट का सेट का पैंट कहाँ है, वो मुंह दिखाई की रस्म करेंगे। शादी हो गई वही बहुत समझो तुम। वैसे शादी के 8 सालों तक मुझे मायके जाने को नहीं मिला, क्योंकि मैं घर की इकलौती बहू हूँ ना। रिंकी ने तो अपने नाना नानी को बस वीडियो कॉल पर ही देखा है, इसलिए मैं उसे लेकर अपने मायके जा रही हूँ। तो अब कुछ दिन तुम ही सब संभालो। पर मैं कैसे, मैं क्या? तुम्हें चाहिए था ना बिना सास का ससुराल, तो देखो मजे।
और हाँ, रात को किसी का इंतजार मत करना। कभी कोई 1 बजे आता है, कभी 2, कोई आता ही नहीं। खास करके देवर जी, हफ्ते में 3 ही दिन वो घर पर मिलते हैं। ये कहकर मीना रिंकी का हाथ पकड़कर अपना सामान लिए अपने मायके निकल जाती है। चलो ठीक है, उतना भी मुश्किल नहीं है, हो जाएगा मैनेज। जाकर बाथरूम साफ कर देती हूँ और फिर एक एक करके घर की चीजों को सेटल करना शुरू कर दूंगी। नैना के ससुराल में उसका पहला दिन था, इसलिए उसे सब कुछ आसानी लग रहा था। पर असली प्रॉब्लम तो उसे अब समझ में आने वाली थी। नैना अपने कमरे से अटैच बाथरूम में जाती है और बाथरूम को साफ करने लगती है। नैना एक डंडे से सीलिंग पर लगे धूल को हटा रही होती है कि गलती से वो डंडा पानी के पाइप पर लग जाता है और बाथरूम में लीकेज शुरू हो जाती है। एक काम ठीक हुआ नहीं कि दूसरा खराब हो गया। नेहा सुशील को कॉल लगाती है कि वो या तो खुद आ जाए या किसी प्लम्बर को भेज दे, पर सुशील तो सुशील था, वो फोन उठाता ही नहीं। मजबूरन नैना को घर का कॉमन बाथरूम यूज करना पड़ता है, जो किसी पब्लिक टॉयलेट से कुछ ज्यादा साफ नहीं दिख रहा था। रात को जब सभी घर वापस लौटते हैं, सुशील प्लीज कल याद से एक प्लम्बर भिजवा देना, हमारे बाथरूम का पाइप लीक कर रहा है। अच्छा, हाँ, अरे उसे ठीक करवा कर कोई फायदा ही नहीं है। एक्चुअली बाथरूम ही गलत जगह पर बना हुआ है, वो पूरा कंस्ट्रक्शन ही तुड़वाना पड़ेगा। छोड़ो, घर का कॉमन बाथरूम है ना, उसे यूज कर लो तुम। अरे पर वो बिल्कुल भी हाइजीनिक नहीं है। पापा जी के कपड़े, जेठ जी की और आप सबके कपड़े वहाँ इधर उधर गिरे हुए रहते हैं। तो इसमें तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? आज तक हम तीनों ऐसे ही तो रहते आए हैं। पापा को भी कोई प्रॉब्लम होती है क्या पापा? अरे मुझे क्या प्रॉब्लम होगी बेटा? हाँ नैना, ऐसे ही मेरे कमरे का बाथरूम भी तो डैमेज है, इसलिए मैं और मीना भी घर का कॉमन बाथरूम ही इस्तेमाल करते आ रहे हैं। अच्छा, मतलब इस घर में एक बार जो चीज़ खराब हो जाए वो कभी बनाई नहीं जाती। ठीक है, फिर मैं बाथरूम में ताला लगा देती हूँ। और एक ही दिन में नैना को पता चल जाता है कि मीना ने उसे इस घर में शादी करने को क्यों मना किया था। नैना घर के कॉमन बाथरूम में ना ठीक से नहा सकती और ना ही अपना सामान वहां रख सकती थी। उसका पर्सनल स्पेस ही एक तरह से खराब हो चुका था। और इसी तरह 15 दिन बीत जाते हैं और मीना वापस आ जाती है। अब कैसे इतने सालों से कॉमन बाथरूम यूज कर रही है दीदी? कितनी प्रॉब्लम होती होगी आपको? सिर्फ टॉयलेट का प्रॉब्लम थोड़ी ना, यहाँ हर चीज का ही प्रॉब्लम है। अब मुझे रिंकू हुई थी तो मुझे इन्फेक्शन हो गया था इस गंदगी के कारण, पर किसी फर्क पड़ता है? ये लोग तो हमारा फोन ही उठा ले तो गनीमत समझो। पहले मैं भी तुम्हारी तरफ भाग भाग कर सारे काम करती थी। शैलेश जी का एक जूता छत पर मिलता, एक बाहर गराज में। सारी चीजों को इकट्ठा कर एक तरफ करना, घर की सफाई करना। पर इन लोगों की आदत थी कि सुधर ही नहीं रहे थे। फिर मैं भी कब तक कोशिश करती, मैंने भी छोड़ दिया। मेरी भी बच्ची है, मैं उस बच्ची को संभालूं या ये 3 बच्चों को? मेरी प्रॉब्लम तो कोई समझता ही नहीं था। आई एम सो सॉरी भाभी, आपको कितनी तकलीफ झेलनी पड़ी मैं समझ सकती हूँ। मीना और नैना आपस में बहनों की तरह रहने लग जाती हैं, पर घर की प्रॉब्लम तो अभी भी बरकरार थी। कुछ दिनों बाद नैना को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो इस बात को सबसे पहले मीना को बताती है। रिंकी के समय तो मैंने सब कुछ सह लिया, पर तेरे साथ मैं वो नहीं होने दूंगी जो मेरे साथ हुआ था। एक तो ये लोग शैम्पू करने के बाद कभी फर्श पर एक वाइपर भी नहीं चलाते कि पानी हट जाए। तू अगर वहां गई और फिसल गई तो और कोई फ्लश भी नहीं करता। उस टॉयलेट को तू यूज करेगी तो तुझे इन्फेक्शन हो सकता है। लड़कों का क्या है, उन्हें बहुत कम ही यूरिन इन्फेक्शन होता है, पर लड़कियों के शरीर की बनावटी भगवान ने ऐसी बनाई है। ऊपर से तेरे साथ अभी एक और जान भी जुड़ गई है। मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। और अगले दिन से ही मीना रसोई संभालना बंद कर देती है। नैना तो प्रेग्नेंट थी, वो कोई काम क्यों करती। सुबह सुबह जब शैलेश, सुशील और कमलेश अपने कमरों से बाहर आते हैं, वो देखते हैं कि आज नाश्ता बना ही नहीं है। नाश्ता मिलेगा कि नहीं बहू? जा शैलेश, जरा किचन में देखा तो, कुछ बना हुआ हो तो मुझे ला कर देते हैं, मुझे अपनी दवाइयाँ लेनी है। नाश्ता बनाने में मीना तो कभी इतनी देरी नहीं करती, न जाने क्या हो गया। कोई बात नहीं भैया, मैं जाकर नैना को बुला देता हूँ, वो कुछ बना देगी। नहीं, नैना कुछ नहीं बना पाएगी, क्योंकि वो माँ बनने वाली है और उसका शरीर अभी बहुत कमजोर है। डॉक्टर ने उसे सिर्फ और सिर्फ आराम करने को कहा है। अरे वाह बहू, तूने तो ये बड़ी अच्छी खबर सुनाई। इसी बात पर कुछ मीठा खिला दे। मीठा, नमकीन, मसालेदार सब कुछ खिला दूंगी ससुर जी। बस उसके पहले घर के टॉयलेट का काम शुरू हो जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि रिंकू के वक्त जो मुझे झेलना पड़ा वो नैना को भी झेलना पड़े। तो जब तक इस घर के सारे टॉयलेट बनकर रेडी नहीं होते और आप लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, किचन में खाना नहीं बनेगा।
ये सुनते ही सभी की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। बिना खाए कोई कितनी ही देर रह सकता था। सुशील और शैलेश समझ जाते हैं कि उनकी लापरवाही अब उन पर ही भारी पड़ने वाली है। मीना ने अगर किसी बात की जिद पकड़ ली तो जब तक वो पूरी ना हो वो मानने वालों में से नहीं है। मुझे लगता है हमें कल ही प्लम्बर को बुला लेना चाहिए। पर भाभी भी क्या करती भैया, हमने भी कुछ ज्यादा ही लापरवाही कर दी थी। और अब तो ये नैना की हेल्थ का सवाल है, कल ही बाथरूम का काम शुरू करवा देते हैं। और अगले ही सुबह घर में प्लम्बर आ जाते हैं और फौरन बाथरूम ठीक करने का काम शुरू हो जाता है। सिर्फ बाथरूम से नहीं होगा, आप लोगों को अपनी चीजों का खुद से ख्याल भी रखना पड़ेगा। मैं और भाभी अकेले सब कुछ नहीं कर सकती। हमारे पेट में खाना चला जाए तो हम वो भी कर लेंगे, तुम टेंशन मत लो। मीना के एक स्टैंड के बाद सभी लाइन पर आ जाते हैं और अपनी चीजों को ढंग से रखना भी शुरू कर देते हैं। अब तो खाना मिल जाएगा ना मीना, कि कुछ और भी करना है? और कुछ इस तरह मुझे सास नहीं चाहिए कहने वाली नैना कहती है, काश सास होती।